हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेश्री अकाउंट क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर पार्ट 2। इसमें अगले 25 क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन 24-25 में आपके पास आए थे, उनका सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन रेशियो एनालिसिस द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड रेफर टू। रेशियो एनालिसिस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है क्या रेफर, उसको मतलब कैसे निकालते हैं आप ये मानिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका सही ऑप्शन होगा डी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 27, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, ये पूछ रहा है कि ए द मार्जिन दैट ए बिजनेस मेक्स बिटवीन द बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। नो, ए मेजर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल ठीक, ये नापता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से। कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितने परसेंट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, फंड फ्लो रेफर टू चेंज इन। फंड फ्लो क्या प्रदर्शित करता है, किसमें चेंज होता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सही आंसर है ए, वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 29, डेप्रिसिएशन इज समटाइम्स ट्रीट एज ऑफ फंड्स। डेप्रिसिएशन को हम फंड्स में कैसे ट्रीट करते हैं, ए आउटफ्लो में, बी यूज में, सी सोर्स में, डी नो चेंज। तो सही आंसर है सी, सोर्स में। क्वेश्चन नंबर 30, any gain on sale of non-current assets should be from the net profit for determining fund from operation। जब कोई नॉन करंट एसेट्स बेची जाती है और उसके बेचने पर आपको किसी तरह का कोई लाभ होता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते वक्त जब हम नेट प्रॉफिट लेते हैं तो उस नेट प्रॉफिट में उस गेन को क्या करते हैं, ए डिडक्ट करते हैं, बी ऐड करते हैं, सी इंक्रीज करते हैं, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ए, डिडक्ट करते हैं। यानी यदि कोई प्रॉफिट होता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते वक्त उस प्रॉफिट को लेस करते हैं और यदि कोई लॉस होता है तो उसे ऐड करते हैं। एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज। यदि कोई संपत्ति बेची जा रही है तो कहां पर आएगी, सोर्स ऑफ फंड में आएगी। तो इसका सही आंसर होगा सी, सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वन अकाउंट इज करंट एंड अनदर ए नॉन करंट इज रिजल्ट इन। यदि एक अकाउंट करंट है और दूसरा नॉन करंट है तो क्या रिजल्ट निकलेगा, फंड फ्रॉम ए, फंड ऑफ फ्लो ऑफ फंड, बी इंक्रीज ऑफ फंड, सी डिक्रीज ऑफ फंड, डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा फ्लो ऑफ फंड, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, पर वो फ्लो ऑफ फंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, टू अराइव एट फंड फ्रॉम ऑपरेशन नॉन कैश एक्सपेंसेस मस्ट बी एडेड टू। जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कहां पर जोड़ते हैं, ए नेट प्रॉफिट में, बी ग्रॉस प्रॉफिट में, सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, डी नन ऑफ दीज। आपने यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन का परफॉर्मेंस देखा हो, याद किया हो, तो उसमें सबसे ऊपर लिख रहा होता है कैलकुलेशन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे लिख रहा होगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक, तो उसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज accompanied by a schedule of। यानी कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक शेड्यूल बनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज बनती हैं। पहला शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हम कौन सा शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसका सही आंसर होगा ए, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35, इंक्रीज इन करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल। बताइए साहब, यदि करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, बी डिक्रीज होती है, सी डिडक्ट होती है, डी रिड्यूस होती है। जी नहीं, अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। सपोज कीजिए आपके पास करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की थी और करंट लायबिलिटीज 20,000 रुपए की थी। इस कंडीशन में वर्किंग कैपिटल कितनी हुई? वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 1 लाख में से 20,000 घटाए कितने हो गए? 80,000। अब आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, यानी कि 1 लाख की जगह 1,20,000 हो गई, और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं हुई, वो 20,000 ही रही। 1,20,000 में से 20,000 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 1 लाख रुपए। पहले कितने थे? 80,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट डिप्रेसिंग द रीजन फॉर द चेंज इन कैश पोजीशन फ्रॉम द वन पीरियड टू अनदर। एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में जो कैश की पोजीशन में चेंज होता है उसको शो करने वाला स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ए फंड फ्लो स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट फॉर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सी फंड फ्लो स्टेटमेंट, डी रेशियो एनालिसिस। ठीक, अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैश का अगर आप पोजीशन चेंज करके देख रहे हैं, यानी कि एक अवधि से दूसरे अवधि में कैश में जो चेंज हुआ है उसके रीजन क्या क्या है, तो इसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि रेशियो एनालिसिस और स्टेटमेंट ऑफ यूजेज ऑफ फंड तो बनते नहीं है, फंड फ्लो होता नहीं है, तो हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सही आंसर है सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के रूप में जो विवरण तैयार होता है वो कौन सा होता है? फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो या बैलेंस शीट? उसका सही आंसर है बी, कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 38, कैश फ्लो इज ए पार्ट ऑफ ए फंड फ्लो, बी बैलेंस शीट, सी इनकम स्टेटमेंट, डी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से को पता होगा कि कैश फ्लो पार्ट होता है फंड फ्लो का, क्योंकि कैश फ्लो में सिर्फ कैश से रिलेटेड बैलेंस जो होते हैं उनके परिवर्तन का कारण ढूंढते हैं। फंड फ्लो में सारे फंड से रिलेटेड काम होता है। ठीक, तो कैश फ्लो इज ए पार्ट ऑफ फंड फ्लो, इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, यानी कि आपको अधिकार शुल्क से पैसा जो प्राप्त होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम। वो कैश फ्लो में कहाँ पर जाता है? वो उदाहरण है किसका? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इंक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड टू शेयर होल्डर।
यानी कि जो आपने ब्याज का भुगतान या अंशधारियों को जो भी दिया जाता है वो क्या होता है? ए डिविडेंड, बी इंटरेस्ट, सी बोनस, डी बोनस शेयर। तो क्या मिलता है शेयर होल्डर को? शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। तो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, डिविडेंड पे अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज। अभी तो आपने पढ़ा था पिछला क्वेश्चन। ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, डी नन ऑफ दीज। अभी तो पढ़ा था आपने कि डिविडेंड पेड कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 42, प्रपोज डिविडेंड इज क्लासिफाइड एज। प्रपोज डिविडेंड क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं कहाँ पर? ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डी कैश इक्विवेलेंट में। तो आपको बताना कि प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बजटिंग डिनोट कंप्लीट साइकिल ऑफ द फॉलोइंग इज। यानी कि बजटिंग में कंप्लीट साइकिल फॉलोइंग, इनमें से किसको छोड़कर पूरे चक्र को दिखाता है? ए डिजाइनिंग ऑफ बजट, ये बजट की डिजाइनिंग, बी इम्प्लीमेंटिंग ऑफ बजट, यानी कि बजट का क्रियान्वयन, सी ऑपरेटिंग ऑफ बजट, डी बैलेंसिंग ऑफ बजट। तो इसका सही आंसर है डी बैलेंसिंग ऑफ बजट। क्वेश्चन नंबर 44, बजटरी कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। बजटरी कंट्रोल यानी कि हिंदी में कहते हैं बजटरी नियंत्रण। ये कहता है कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उनमें पहला सेल बिल्कुल बजट में आता है, बी परचेज बजट में आती है, सी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बजट में शो होते हैं, डी प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नहीं, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स बजटरी कंट्रोल में की एक्टिविटीज में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज। ए to define the goal of the firm, B to motivate the employee towards goal, C to plan to achieve its goal, D to enhance the productivity of employees। यानी कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसका पहला जो है गोल क्या होता है? उसका पहला गोल होता है सी पॉइंट, टू प्लान टू अचीव इट्स गोल। यानी कि उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले यही है कि जो उसने पहले से प्लान कर रखा है उस गोल को अचीव करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए द मेन पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म बजट lead to ensure that the plan are provided with adequate resource। यानी कि जो छोटे टाइम के शॉर्ट टर्म बजट होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि योजनाओं को पर्याप्त साधन यानी कि एडुकेट रिसोर्स प्रोवाइड कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। बी बजटरी कंट्रोल प्रोसेस हेल्प इन एंडिंग budgetary control process help to ending deviations
एंड द रीजन बिहाइंड देम। बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस है वो हेल्प करती है इस बात का पता लगाने के लिए कि आपकी प्रोसेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, जो डेविएशंस आ रहे हैं, वो डेविएशन आने का रीजन क्या है, इसका पता लगाते हैं। सी, बजट हेल्प इन फैसिलिटेटिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बट इट इज नॉट यूजफुल टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि बजटरी हेल्प करता है इस बात की फैसिलिटी बनाने के लिए, इस बात की सुविधाजनक बनाने के लिए कि आप सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकें, यानी कि केंद्रीकृत नियंत्रण कर सकें, बट इट इज नॉट यूजफुल, लेकिन यह किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उत्तरदायित्व के भारण पर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अधिकारों का जो भारण पर होता है उनका और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये नहीं है। चौथा होता है बजटरी रिवाइज इज नेसेसरी। ये बजट रिवाइज करना आवश्यक है, तो उसका सही आंसर है सी पॉइंट। बजट हेल्प इन फैसिलिटेटिंग सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल बट इट इज नॉट यूजफुल टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि बजट एक केंद्रीयकृत नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रदान करता है, परंतु यह अधिकार एक उत्तरदायित्व के भारण पर ट्रांसफर के लिए उपयोगी नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, फ्लेक्सिबल बजट क्लासिफाइड द कॉस्ट इनटू द फॉलोइंग बेसिस एक्सेप्ट। फ्लेक्सिबल बजट किस लागत को छोड़कर निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करता है? ए फिक्स कॉस्ट, बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सी वेरिएबल कॉस्ट और डी मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका सही आंसर है डी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें ये तीनों कॉस्ट आती हैं, फिक्स कॉस्ट भी आती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। जो प्रोडक्शन के साथ घटती है न बढ़ती है वो फिक्स होती है, जो प्रोडक्शन के साथ घटती है प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है उस वेरिएबल होती है, जो प्रोडक्शन के साथ कुछ फिक्स रहती है कुछ वेरिएबल रहती है वो सेमी वेरिएबल होती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता है, तो उसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द टाइप ऑफ बजट आर। यानी कि लचीलेपन के आधार पर जो बजट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक और फिक्स बजट, स्तरीय अस्थायी बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी बोथ ए एंड बी, डी मास्टर बजट। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट दोनों फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज। यानी कि दीर्घकालीन बजट, लॉन्ग पीरियड बजट का मतलब होता है दीर्घकालीन बजट का एक उदाहरण है। ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, बी मास्टर बजट, सी सेल्स बजट, डी पर्सनल बजट। तो उसका सही आंसर है मास्टर बजट। लेकिन कुछ बुक्स में R&D बजट को भी, क्योंकि R&D बजट भी जो होता है लॉन्ग पीरियड बजट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये दोनों ही आंसर सही है। तो कुछ ऑथर के हिसाब से मास्टर बजट होता है और कुछ ऑथर के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट होता है, ठीक। लेकिन अधिकतर ऑथर मास्टर बजट को ही सही मानते हैं। लॉन्ग पीरियड बजट के लिए मास्टर बजट बनाया जाता है, उसके हिसाब से सभी होती हैं, ठीक है। लेकिन R&D बजट जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट भी लॉन्ग पीरियड बजट ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 50, मास्टर बजट इज यूजफुल टू टॉप मैनेजमेंट एंड इट यूज। मास्टर बजट एक टॉप मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है, लेकिन इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर ए कोऑर्डिनेटिंग टू एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंस डिपार्टमेंट। बहुत सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनकी गतिविधि
एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय करने के लिए। बी, एडॉप्ट कंट्रोल मेजर, ये जो उनको कंट्रोल करने के उपाय हैं उनको एडॉप्ट करने के लिए। सी, बोथ ए और बी दोनों। डी, टू कंडक्ट रिसर्च, यानी अनुसंधान करने के लिए। तो सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों सही है। कोऑर्डिनेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट, और बी, टू एडॉप्ट कंट्रोल मेजर, यानी कि विभिन्न विभागों में जो गतिविधि होती है उनको कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, और दूसरा नियंत्रण उपाय अपनाना। ठीक, इस तरह से हमने अगले 25 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।